ठीक है ना। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर इशू जो भी लिखे है ना, कश्मीर मुद्दा जो है ना, समस्या की जगह कश्मीर मुद्दा लिखे ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, कश्मीर मुद्दा, कश्मीर इशू एवं इसमें यूएनओ की भूमिका। है ना, कश्मीर इशू या कश्मीर मुद्दा और इसमें यूएनओ की भूमिका को देखते हैं, है ना। अच्छा, ये मुद्दा तो सब जान रहे होंगे, जान रहे हो क्या है कश्मीर इशू। और जूनागढ़ में क्या था, जनता हिंदू थी, राजा मुसलमान था, महावत खां। नहीं, पटेल जी ऐसा नहीं बोलते हैं। पटेल जी और नेहरू जी तो चाहते थे कि हम मदद कर देंगे। माउंटबेटन बोलता है कि भाई कश्मीर तो स्वतंत्र देश है और पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया है, तो आपको इससे क्या लेना देना है। अगर आप आक्रमण करते हो तो फिर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। और याद करो, उसी समय 1945 में यूएनओ बना है। यूएनओ का फाउंडिंग मेंबर अमेरिका के बाद अगर कोई है तो ब्रिटेन ही है, क्योंकि 1941 जनवरी में जब अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उसके बाद 1942 में ब्रिटेन से मिलने के बाद ही घोषणा करते हैं कि अब यूएनओ का गठन किया जाए। तो यूएनओ का संस्थापक था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को बिना साथ में लिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। और ब्रिटेन क्योंकि यूएनओ का संस्थापक था तो वो कभी नहीं चाहता कि युद्ध को बढ़ावा दे, तो माउंटबेटन इसलिए रोक रहा था। माउंटबेटन ने कहा कि जब तक जो एक्सेशन है अगर उस पर सिग्नेचर नहीं होगा तब तक नहीं लिया जा सकता, तब तक आप सेना नहीं भेज सकते। चलो, छुटपुट जानकारी सबको ही को है, लेकिन अपन उसको एक व्यवस्थित उसमें बदलते हैं, है ना। कुछ ये समझते हैं फिर लिखते हैं अपन उसको। एक्चुअली कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर मुद्दा जो है, इसकी शुरुआत होती है भारत के एकीकरण से, है ना, इंटीग्रेशन से। भाई स्वतंत्र होने के बाद देश बनाना था। देश बनाना ऐसे था क्योंकि जब हम ब्रिटिश काल में थे, डोमिनियन थे जब ब्रिटेन के, तो भारत जो है वो मुख्य रूप से आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से 2 हिस्सों में था, हम उसको 3 हिस्सों में देखते हैं। एक जो हिस्सा था जो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, डायरेक्ट कंट्रोल में, और एक हिस्सा ऐसा था जिसमें ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में चल रहे थे। मतलब जनता पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया और आपका कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। जो ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में थे वो 2 प्रकार के, एक ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत, और एक आपका कमिश्नरी रीजन या कमिश्नरी एरिया, कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे। लेकिन जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था उसको देशी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, देशी रियासत कहा गया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहने का मतलब यह था कि यहां पर अंग्रेज सीधे भारतीय जनता को नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजों का नियंत्रण राजाओं पर था और राजाओं का नियंत्रण जनता पर था, इसलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल कहा गया। जब 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी ये राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब, इनकी स्थिति हो गई खराब, है ना, इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुके थे। और अब इनके पास इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि ये अपने जो डोमिनियन देश है, गुलाम देश जो है, उनको ढो सके। ये कहना बिल्कुल सही है कि बहुत सारे हमने आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन हमने चलाया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की स्वतंत्रता में द्वितीय विश्व युद्ध का भी है। नॉट इनफैक्ट भारत की स्वतंत्रता, इवन जिसको थर्ड वर्ल्ड नेशन कहते हैं, तीसरी दुनिया के देश जो कहते हैं, जो स्वतंत्र हुए उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात,
इन देशों को हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो ये तीसरी दुनिया के देश बने ही इस वजह से क्योंकि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देश, जिसमें अमेरिका और रशिया का गुट था, वो देश अब इन डोमिनियन देशों को संभाल पाने के योग्य नहीं रह गए। वो बहुत बड़ा रीजन वही था। अब क्योंकि ब्रिटेन देना चाहता था भारतीयों को, मतलब स्वतंत्र अब कर देगा क्योंकि इसकी ताकत नहीं बची थी और यहां आंदोलन भी हो ही रहा था, हमारी भी मंशा हुई थी, तो अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसको पास किया गया 20 फरवरी 1947 को, और इसी अधिनियम से भारत को स्वतंत्रता मिली है। इस अधिनियम की मोटा मोटी दो बातें तो यह है कि इसमें पहली बात दो संप्रभु देशों की बात कही गई, मतलब भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया कि एक पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया, है ना, मतलब इंडिया रहेगा और एक नया देश आपका पाकिस्तान बन जाएगा। भारत के कुछ क्षेत्रों को लेकर के, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था भारत का और जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया था, ईस्टर्न रीजन का कुछ एरिया था, उसको मिला करके हम बना लेंगे, मतलब पाकिस्तान एक नया देश बन जाएगा, ऐसा कह दिया। जब ऐसा कहा गया तो इसमें यह भी तय था कि भाई भारत के कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रीजन, मतलब पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे। यहां पर एक चीज बहुत क्लियर किया कि जो ब्रिटिश प्रांत है ना, और जो कमिश्नरी एरिया है, मतलब जो डायरेक्ट कंट्रोल में है ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन के जो सीधे अधीन है, वो तो शामिल हो जाएंगे भारत में। मतलब जैसा बंटवारा हुआ था उसके हिसाब से वो भारत के अंग होंगे या पाकिस्तान के अंग होंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन जो देशी रियासत है, इनका यह कहना कि देशी रियासत तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, वो अलग रहे, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो भारत में जाए कि पाकिस्तान में जाए। इसलिए इनको तीन ऑप्शन दे दिया, या तो ये इंडिया में विलय हो सकते थे, या ये पाकिस्तान में विलय हो सकते थे, या फिर ये जाकर के स्वतंत्र रह सकते थे, ये स्वतंत्र। समझ में आया? और यही जो चीज थी, इसी ने फिर मामले को पूरा गड़बड़ कर दिया, और इन्हीं सब चीजों से रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। हालांकि देश को बनाने के लिए इन रियासतों का एकीकरण होना बहुत जरूरी था। इसीलिए 1947 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, पहली अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को है, लेकिन जब विभाजन होता है और जब सरकार, मतलब भारत और पाकिस्तान में बढ़ती है, कुछ पाकिस्तान जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में 17 नवंबर 1947 को दोबारा अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसी सरकार में एक मंत्रालय था जिसका नाम था रियासती मंत्रालय, जिसका काम ही यह था कि जितनी भी रियासतें हैं भारत में, लगभग उस समय जो 565 देशी रियासतें बच गई थी, इन रियासती मंत्रालय का काम था कि उन्हें भारत में शामिल करें, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव थे वीपी मेनन। ये रियासती मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके रियासती मंत्री थे, मतलब उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका के साथ साथ वो रियासती मंत्रालय के भी अध्यक्ष थे, और साथ साथ उनके सचिव थे वीपी मेनन। और इन्हीं दोनों ने मिलकर के भारत में रियासतों का एकीकरण किया, भारत को एक करने का प्रयास किया। समझ में आया? और यही तमाम चीजें जो है शुरू होती हैं। अब 565 में से 562 देशी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, है ना। 562 देशी रियासतों ने स्वीकार कर लिया। 3 देशी रियासतें जो थी, तीन समझ गए? गुजरात, आज का गुजरात, है ना, जो नीचे वाला क्षेत्र है सौराष्ट्र का, उसमें जूनागढ़ रियासत थी एक, ठीक। उसके बाद से दक्षिण में हैदराबाद, आज तो हैदराबाद अपन केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, उस समय हैदराबाद में कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र मिला हुआ था, महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र उसमें आता था, आंध्र प्रदेश का भी मतलब कुछ क्षेत्र आता था। तो बहुत बड़ी देशी रियासत थी हैदराबाद। और फिर बच गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, है ना। गुजरात, जूनागढ़ और मतलब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 बच गए।
तो ये तीन बचे, खैर दो के बारे में अपने को नहीं जानना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फिर भी ये दोनों चाहते थे, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। और जो जम्मू कश्मीर जो था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। रीजन बताता हूं इसको मैं, क्या है, क्यों रीजन। ये स्वतंत्र रहना चाहता, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। रीजन समझो, देखो पहले स्थिति क्या थी। जूनागढ़ का शासक महावत खां, है ना, महावत खां जो है जूनागढ़ का राजा था, देसी रियासत का। ये पाकिस्तान जाना चाहता, और पागल था पूरा। हाँ, कुकुर लोगों के साथ सोता था, पता है तुम। साथ में 11 ठो कुकुर रखे थे, जब ये भाग गया तो 11 कुकुर पकड़ाए उसके हाथ से। अपनी रानी वानी सबको छोड़ करके भाग गया था। बोलते हैं 11-12 कुछ रानियां भी थी। शौक बड़े होते थे उस समय, राजाओं के पास बहुत पैसा होता था, प्रजा छोड़ करके रानियों को बस संभालते थे। ठीक, अब तो आज की डेट में तो एक न संभले, खर्चे बहुत है। तो महावत खां जो है, इसने क्या किया कि 15 सितंबर 1947, मतलब भारत के आजाद होने के ठीक एक महीने के बाद, 15 अगस्त 1947 हम स्वतंत्र हुए। 15 सितंबर 1947 को इसने पाकिस्तान के साथ सिग्नेचर कर दिया विलय पत्र पर, है ना। जो एक्सेशन था उस पर साइन कर दिया 15 सितंबर 1947 को, और पाकिस्तान के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैसे जाएगा बताओ, भारत के बीच में है, मतलब पूरा गुजरात भारत का है समझ लो, और उसमें एक तो जूनागढ़ पाकिस्तान का रहेगा। कैसे संभव था, है ना। ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं था, लॉजिकली भी ये पॉसिबल नहीं था। केवल इसका मन था कि मैं उधर जाऊं, और आबादी कैसी थी, हिंदू थी, पूरी आबादी हिंदू थी। तो थोड़ा सा उचका दिया पटेल जी ने। जैसी उचकाया तो जनता ने विद्रोह कर दिया, और इधर से इनका वीपी मेनन का फोन चला गया कि कल आ रहे हैं पटेल जी मिलने के लिए। तो जैसे सुने कि भाई पटेल जी आ रहे हैं मिलने के लिए, तहा पोटा सूख गया महावत खां का, वो रात ही रात भाग गया वहां से, मतलब छोड़ करके भाग गया। जब ये भाग गया तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लगा कि भाई हम अगर ऐसे ही जाकर के इसको मिला लेंगे तो ठीक नहीं होगा, इतिहास में ऐसा लगेगा कि भारत ने कब्जा कर लिया। और पटेल जी को पूरा भरोसा था कि जनता से पूछेंगे तो जनता भारत के पक्ष में आएगी। तो उन्होंने कहा कि चलो एक जनमत संग्रह करवा लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। और जब जनता से पूछा, प्लेबिसाइड करवाया, तो पूरी जनता ने भारत के पक्ष में। इस तरीके से जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के आधार पर जनवरी 1948 में इसका विलय हो गया, जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो जूनागढ़ की बात थी, समझ गए, ये जूनागढ़ की बात थी। अभी इधर एक और काम चल रहा था, हैदराबाद, ये भी बोलता था पाकिस्तान जाऊंगा। इसने क्या किया कि नवंबर 1947 में भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान जाना चाहता था हैदराबाद, और पटेल जी कहते नहीं हो सकता ऐसा। कैसे संभव था बताओ तो। संभव ज्योग्राफिकली संभव नहीं था, लेकिन पागल था ये, रट लगाया हुआ था। और उस समय फिर जो नवाब था हैदराबाद का, उसने भारत के साथ में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल मतलब यथास्थिति, जैसे है वैसे ही रहेंगे, और एक साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। मतलब नवंबर 1947 से नवंबर 1948 के बीच में हैदराबाद में कुछ भी नहीं हो सकता, भारत की स्थिति जो है वैसी रहेगी, समझ रहे। मतलब भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना वो पाकिस्तान में जाएगा, ना वो भारत में मिलेगा। हैदराबाद जैसा है वो एक साल तक वैसे ही रहेगा। और इसी का फायदा उठा करके इस समय यहां पर एक जो संस्था थी, एक राजनीतिक संगठन बनाया था वहां के नवाब ने, जिसको MIM बोलते हैं, है ना, मजलिस एतिहाद मुस्लिम कहा जाता है इसको। और उसी को आगे चल करके AIMIM कर दिया गया, ऑल इंडिया मजलिस एतिहाद मुस्लिमीन। तो ये जो है इसी के वो असदुद्दीन ओवैसी जो है इसके, हाँ। और ये एक उग्रवादी संगठन था। उग्रवादी
और आतंकवाद में बेसिक डिफरेंस ये है, जब हिंसा होगी और देश के बाहर से होगा तो वो आतंकवाद है, जब केवल विचारों में ही क्रोध हो या विचार बहुत असर्टिव तरीके से रखे जाए तो उसको उग्रवादी कहा जा सकता है, एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जा सकता है। तो ये वैसी था। और इसी समय जो नवाब था उसने रजाकारों का गठन किया। रजाकार मतलब वॉलेंटियर्स, है ना, रजाकार बनाए गए। लगभग 1 से 2 लाख रजाकार बनाए गए। और क्योंकि ये जो समय चल रहा था, ये जो दौर था स्टैंड स्टिल का, जिसमें भारत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, तो ये जो रजाकार थे इन्होंने 6 से 7 महीने में ही इन रजाकारों और इस संस्था ने मिलकर के, लगभग ऐसा कहा जाता है उस समय एक सितंबर 1948 में, आगे के साल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आयोग का गठन करवाया था जिसको सुंदरलाल आयोग कहते हैं। इस सुंदरलाल आयोग के अनुसार ये जो समय था, मतलब आपका ये देखें, नवंबर 1947 से लेकर के लगभग अगस्त 1948 के बीच में जो 8-9 महीने का समय था, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि वास्तविकता और फिर बाद में अन्य रिपोर्टों में और समाचार पत्रों के हिसाब से लगभग 1 लाख से 2 लाख लोगों को मारा गया था। उस समय नरसंहार हुआ था। तो इतना बड़ा नरसंहार था, ये बहुत बड़ा नरसंहार था। अब ये स्थिति यहां पर जो थी, क्योंकि 1 साल के लिए भारत शांत है। पटेल जी जब नेहरू जी से कुछ बोलते थे कि भाई कुछ करना चाहिए हमको, तो नेहरू जी बोलते अभी स्टैंड स्टिल, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कश्मीर में उलझे, कश्मीर वाले मुद्दे पर अपन आते हैं, समझ जाएंगे। तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन बीच में बिना नेहरू जी से पूछे 13 सितंबर 1948 को इस नरसंहार को देखते हुए पटेल जी ने भारतीय सेना को वहां पर भेज दिया और इसको नाम दिया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना भेज दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, बिना नेहरू जी को बताए। गृह मंत्री वही थे, उप प्रधानमंत्री वही थे, रियासती मंत्रालयों के एकीकरण की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने बिना नेहरू जी को बताया भारतीय सेना को भेज दिया और भारतीय सेना को आदेश दिया, जाओ उठा के ले आओ इसको। और जब बाद में नेहरू जी ने पूछा तो बोले क्या करते, 4-5 दिन की बात है, बस हो गया, अब आप शांत रहिए। नेहरू जी पटेल जी से 14 साल छोटे थे, तो वैसे भी वो उनको नेहरू जी वगैरह नहीं बोलते, नेहरू करके बोलते थे, चुप रहो मैं देख रहा हूं उसको। और 5 दिन बोले थे, 5 दिन का ही काम था। 18 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद रियासत थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया, नवाब ने, हार गई वो सेना, और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय हो गया। तो जनवरी 1948 में जूनागढ़, और 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, एक सैन्य कार्यवाही के तहत, किसका विलय हो गया, हैदराबाद का ही विलय हो गया। इन बिटवीन एक मुद्दा चल रहा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मुद्दा समझो बेटा। कश्मीर को थोड़ा समझना है। कश्मीर का इतिहास पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े थोड़ा बहुत प्री में। अच्छा, कश्मीर में बेसिकली कौन से राजवंश का शासन था? हा? हा? डोरगा नहीं ससुरे, डोगरा बोलते हैं पहला, हट, डोरगा। एग्जैक्टली वो पुराने समय की बात है जो आप लोग बोल रहे हो। एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा कश्मीर को हमको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो इसको ऐसा समझिए कि 1808 के पहले अगर हम कश्मीर में देखें, प्रायर टू 1808, तो कश्मीर में डोगरा राजवंशी था, डोगरा राजवंश, ठीक, डोगरा राजवंशी था। और उस समय मतलब जो जम्मू कश्मीर थी, अच्छा जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से थे, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था, जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था, लद्दाख अलग था। यहां पर डोगरा राजवंश का ही शासन था और राजा थे उस समय किशोर सिंह, राजा थे किशोर सिंह जम्मू कश्मीर। 1808 में सिख राजा रणजीत सिंह, नाम सुने होंगे, रणजीत सिंह ने आक्रमण कर दिया और 1808 में
1808 से लेकर 1839 तक उन्होंने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों जगहों पर सिख रियासत की स्थापना कर दी, मतलब तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। समझ गया? इसके बाद होता यह है कि 1839 में 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी। 1839 राजा रणजीत सिंह की मृत्यु। ठीक, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अब जो सिख जो शासन था वहां पर कमजोर हो जाएगा। रणजीत सिंह की मृत्यु, सिख शासन स्थापित हुआ था डोगरा राजवंश को हराकर। डोगरा राजवंश के शासक थे किशोर सिंह, जिसको हराया था राजा रणजीत सिंह ने। और जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो किशोर सिंह का बेटा था गुलाब सिंह। किशोर सिंह का बेटा था गुलाब सिंह और डोगरा राजवंश, मृत्यु हो गई यहां पर, यह कमजोर हो गया। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1841 में अंग्रेजों का भी बहुत ज्यादा रुझान कश्मीर के ऊपर में था। तो अंग्रेजों ने सिख राजवंश के खिलाफ आक्रमण कर दिया, जिसको हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी बोलते हैं, 1841। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्योंकि वो जो गुलाब सिंह था, भाई उसके पापा को हराया राजा रणजीत सिंह ने, सिख राजवंश की स्थापना की। अब वो चाहेगा कि ये हट जाए, ये हार जाए, तो उसने गुलाब सिंह ने बहुत साथ दिया आपका अंग्रेजों का, और इस तरीके से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। फर्स्ट जो आपका एंग्लो सिख वॉर था यह हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने जीत करके रियासत बनाई, उस पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा और गुलाब सिंह को वहां का शासक बना दिया। अब गुलाब सिंह, इस तरीके से डोगरा राजवंश एक बार फिर से स्थापित हो गया। इसी गुलाब सिंह का बेटा अमर सिंह और इसी अमर सिंह का बेटा आगे चलकर के हुआ राजा हरि सिंह। समझ में आया? जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था भारत के साथ में। मतलब 1947 में इसी गुलाब सिंह, मतलब डोगरा राजवंश का ही शासक 1947 में कौन थे आपका? महाराजा हरि सिंह। मतलब ये डोगरा राजवंश से थे। कहानी समझ में आ रही? तो ये महाराजा हरि सिंह थे। ठीक है, डोगरा राजवंश क्लियर हुआ? मतलब वही किशोर सिंह गुलाब सिंह वाला पीढ़ी चलते आ रहा है। अच्छा, इस कहानी को याद रखना, जब इंडो चाइना वॉर पढ़ेंगे, जब अक्साई चीन का एरिया देखेंगे, एलएसी देखेंगे, तो भी ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। रीजन ये है कि आप देखो यहां पर अब अंग्रेजों का शासन है। ठीक है, 1841 तक तो से गुलाब सिंह ने शासन करना चालू कर दिया, लेकिन एक्चुअल तो कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का ही था। 1865 में अंग्रेज बुलाएंगे चाइना को कि आओ बॉर्डर, क्योंकि चाइना भी जो है क्या करेगा, आपका आक्रमण करेगा आगे चल करके 1842 में। तो कुछ हिस्सा चाइना के हिस्से में चला जाएगा। तो ब्रिटेन अब चाहेगा कि दोनों के बीच में डिमार्केशन कर लेते हैं, बाउंड्री क्या होगी। सही बात, लेकिन चाइना उसको नकार देगा। और क्योंकि इसलिए भी ब्रिटेन को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाइना डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ता था। भाई चाइना के बाद उसका जिनजियांग प्रांत, वो तो पहले स्वतंत्र देश था, जिनजियांग जो था, और इधर जो उसका तिब्बत है वो भी एक स्वतंत्र देश था। और जिनजियांग से लगता था अक्साई चीन वाला एरिया, अपना जो अक्साई चीन का एरिया। तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीजों से, मतलब अंग्रेजों को भी नहीं फर्क पड़ रहा था, वो नहीं आया तो नहीं आया। तो ये विवाद रह गया और लास्ट में यही विवाद जो है फिर कारण बना भारत चीन युद्ध का। समझ रहे हो? क्योंकि इसको नहीं मानता, चाइना नहीं मानता उन सब चीजों को। खैर छोड़ो, वो अलग मुद्दा है। तो ये आपका राजा हरि सिंह थे। अब देखो, समझना मेरी बात में। अब अपन आगे 1947 में कश्मीर विवाद में। अब कश्मीर की स्थिति को देखो आप। कश्मीर की स्थिति यह है कि 70% से ज्यादा आबादी वहां पर मुस्लिम है, ठीक, लेकिन जो शासक है वो हिंदू है, महाराजा हरि सिंह। जब उसके सामने प्रस्ताव रखा गया, अच्छा अब इस बीच में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हो रही है, रियासतों को जब निर्णय लेना था कि
आप भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे, आपको डिसाइड करना चाहिए। महाराजा हरि सिंह को जून 1947 में, जून 1947 में जो माउंटबेटन है, जो भारत के उस समय वायसराय भी हैं, एक माउंटबेटन ने राजा को कहा कि 15 अगस्त 1947 के पहले आप निर्णय ले लो कि आपको क्या करना है। और हिंट भी किया माउंटबेटन ने कि आप देख लो कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हो तो भारत को कोई दिक्कत नहीं। भारत ऐसा देश नहीं है कि आपके आक्रमण करे, क्योंकि आप जो आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आप चाहो तो भारत में भी मिल सकते हो, हाँ, लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत होगा। खैर, भारत मैनेज कर लेगा। और तीसरा, आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। और पाकिस्तान को अपने सपने में कश्मीर ही दिखता था, उसको तो उसके बिना नींद ही नहीं आता हर पल। मतलब जिन्ना ये चाहते थे ना कि मतलब जितना ज्यादा उसका साम्राज्य फैल जाए, बेसिक ये था। जिन्ना को चाहिए था कि जितना ज्यादा उसका साम्राज्य हो, और जिन्ना को अटूट विश्वास था कि कश्मीर के लोगों से अगर प्लेबिसाइड करवाया जाए, जनमत संग्रह करवाया जाए, तो वहां के लोग उसी में शामिल होंगे, क्योंकि आबादी मुस्लिमों की सर्वाधिक थी। ये जिन्ना की सोच थी। लेकिन ये था राजा हरि सिंह, पूरा टाल मटोल करने वाला आदमी। अच्छा, रीजन भी था उसके पीछे, मैं लॉजिक बताता हूं। देखो, वो चाहता था स्वतंत्र रहना। रीजन क्या था? अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलता, पाकिस्तान इस्लामिक देश, राजा हिंदू, मतलब ये वहां राजा नहीं रह पाता। अगर वो भारत के साथ मिलता, भारत लोकतंत्र, लोकतंत्र में राजतंत्र की कोई जगह ही नहीं है, यानी वो भी राजा नहीं रह पाता। और वो हर हाल में राजा रहना चाहता था, इसलिए स्वतंत्र रहूंगा बोलता था। वो हर हाल में चाहता था कि वो स्वतंत्र है, उसकी राजशाही चलते रहे बस। और इस तरीके से महाराजा हरि सिंह ने किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया, और यही सबसे बड़ी विवाद की जड़ बनी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तो हर हालत में चाहता था, है ना। उसको लगता था कि कितने जल्दी कश्मीर मिल जाए तो उसका जो नक्शा है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। वो बेहतर करना चाहता था कश्मीर को लेकर के अपने नक्शे। अब कश्मीर तो कोई स्टैंड ले नहीं रहा है, भारत को कुछ पड़ी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं था जिसका जो डिसीजन है। एक्चुअल हम जूनागढ़ और जो हैदराबाद में हम जो इंटरफेयर किए, उसके पीछे रीजन केवल इतना ही था कि वो पॉसिबल नहीं था, है ना। हम अपनी टेरिटरी को कैसे यूज करने देते किसी दूसरे देश को? देश के भीतर एक देश कैसे हो सकता है? लेकिन कश्मीर एक ऐसे पोजीशन है उसका कि ऊपर में कि हमको उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हमको नींद ना आती हो, अपन बढ़िया मस्त सो भी रहे थे, बढ़िया इंजॉय कर रहे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत थी। इसी बीच पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947। अब एक बात समझना बेटा, जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़े और सबसे, उस समय उनका नाम, उनकी ख्याति बहुत ज्यादा थी जब भारत पाकिस्तान की सेनाएं एक थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद तो हर चीज का बंटवारा हुआ, सेना का बंटवारा हुआ, पैसों का बंटवारा हुआ, क्षेत्र का बंटवारा हुआ, सारी चीजों का बंटवारा हुआ। तो उसमें एक बड़े प्रमुख सेना नायक थे, नाम था मेजर अकबर। अकबर को जिन्ना ने बुलाया और अकबर को कहा कि भाई देखो, मैं तो चाहता हूं कि मुझे कश्मीर चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि कश्मीर अभी स्वतंत्र देश है। अगर हम आक्रमण करते हैं, सेना को भेजते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ और पहले ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ रहा है ये देश, हमारी छवि खराब हो सकती है। तो तुम एक काम करो कि सादी वर्दी में सैनिक हो
और जो वजीरिस्तान का जो क्षेत्र है ना, जो पाकिस्तान के वजीरिस्तान का जो क्षेत्र है, जो कश्मीर से काफी नजदीक था, वो ट्राइबल बेल्ट था पूरा, मतलब मुस्लिम लेकिन जनजातीय क्षेत्र था। उन्होंने कहा जनजातियों की, मतलब ये जो आदिवासी हैं, इनका एक ट्रुप तैयार करो जिसमें सेना भी हो लेकिन सादी वर्दी में हो, सैनिक ना लगे वो, इनको भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए और आक्रमण कर दिया जाए और विलय करने पर मजबूर कर दिया जाए। और इस तरीके से 20 अक्टूबर 1947 को मेजर अकबर के नेतृत्व में जो वजीरिस्तान के जो जनजातीय लोग थे, जो कबायली लोग थे, उन्होंने फिर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। समझे मेरी बात? अपन बोलते ना कबायलियों का आक्रमण नहीं, ये सोची समझी साजिश थी जिसको यूएनओ में स्वीकार किया है, पाकिस्तान ने स्वीकार किया है इसको। इस तरीके से 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो कबायली लोग थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया। और ये जो कबायली लोग जो आक्रमण किए थे, इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने AKF, आजाद कश्मीर फौज। ठीक, AKF आजाद कश्मीर फौज का नाम दिया। समझ में आया? और इस आजाद कश्मीर फौज ने आक्रमण कर दिया कश्मीर के ऊपर। अब जैसे आक्रमण किया है तो महाराजा हरि सिंह के जो मुख्य सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने महाराजा हरि सिंह को समझाया, बोला कि महाराज आक्रमण हो गया है, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो महाराजा हरि सिंह ने बोला कि क्या बात करते हो, हमारी सेना बहुत मजबूत है। सही बात भी थी, सेना बहुत मजबूत थी। उन्होंने कहा हमारी सेना उसका सामना कर लेगी। लेकिन राजेंद्र सिंह ने एक बात कही कि हमारे सेना में 70% सैनिक मुस्लिम है, और अगर धर्म के आधार पर उनको बरगलाया गया और उनको ज्यादा सुविधाओं का लाभ दिखाया गया, तो हो सकता है कि वो दूसरी सेना को ज्वाइन कर ले, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं माना वो। ठीक। और 20 अक्टूबर के बाद आपका 22 अक्टूबर 1947 ये जो सेना थी, ये मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद मतलब श्रीनगर से लगभग 150 किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और वर्तमान जिसको हम POK और जो पाकिस्तान है वो आजाद कश्मीर कहता है, उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंच गई है वजीरिस्तान से। और लड़ाके जो थे इसके आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद 23 अक्टूबर 1947 को उरी पहुंच गई। उरी सेक्टर। हाउस द जोश। अरे सर, मैं बता रहा हूं, ये पिक्चर का डायलॉग, हाई सर, हाई सर। तो हाई को भी इतना लो पिच में बोल रहे हो ससुरे, बीमारियों है ऐसे एकदम जैसे मैं जाऊंगा अब लड़ने के लिए, ऐसे मतलब एकदम धीरे धीरे तैयार हो रहा है, मैं जाऊंगा राजेंद्र सिंह की तरफ से। तो ये जो था 23 अक्टूबर 1947 को उरी पहुंच गई, और श्रीनगर की दूरी रह गई महज 100 किलोमीटर। मतलब अब समझ लो आप, 1-1.5 घंटे का वाकया था। और इसी दिन जो राजेंद्र सिंह ने कहा था वो सत्य साबित हुआ। जो महाराजा हरि सिंह की जो सेना थी, उसके जो मुस्लिम सैनिक थे, उन्होंने आजाद कश्मीर फौज को ज्वाइन कर लिया, मतलब उधर मिल गए। अब तो तय था कि हार जाएंगे। 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 100 किलोमीटर है, 3 घंटे 4 घंटे पकड़ लो की दूरी बची। अब एक ही चीज था कि श्रीनगर आने के पहले उरी और श्रीनगर के बीच में एक ब्रिज था। वही बस एक कनेक्टिंग रोड था जिसके माध्यम से उरी से इधर आया जा सकता था, श्रीनगर पहुंच सकते। राजेंद्र सिंह समझ गया कि अब कोई नहीं बचा सकता,
तो राजेंद्र सिंह ने इसको विस्फोट कर दिया और विस्फोट करके 2 दिन तक रोक दिया। 2 दिन रोक दिया उन्होंने, समझ में आया? 2 दिन लगे उन लोगों को अपना जुगाड़ बनाने में इधर आने के लिए, और इसी दौरान राजेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब 2 दिन बाद 25 अक्टूबर 1947 ब्रिज पार करके जो सबसे पहला जो शहर मिला वो था बारामूला, और अब जो एकेएफ था वो बारामूला सेक्टर पहुंच गई 25 अक्टूबर 1947। और ऐसा कहा जाता है कि जम करके इन्होंने आतंक मचाया, है ना, किसी को भी नहीं छोड़ा। बोलते हैं कि केवल 1/3 आबादी ही बस बच गई थी, 2/3 आबादी को मार गिराया था इन लोगों ने, ठीक है ना, बलात्कार वगैरह कितने सारी चीजें हुई। और बारामूला से श्रीनगर की दूरी बस बच गई आपका 50 किलोमीटर, समझ में आया? 25 अक्टूबर को इन्होंने बारामूला में जमकर उपद्रव मचाया, ठीक। अब राजा समझ गया, महाराजा हरि सिंह, कि अब नहीं बच सकते। उस समय जब ये बारामूला पहुंचे, उस समय भारत के जो रियासती मंत्रालय के सचिव थे वीपी मेनन, वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने स्थिति को देखा, राजा ने मदद मांगा कि हमें बचाया जाए। वीपी मेनन ने कहा कि आपके पास अब एक ही विकल्प है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारत के लिए जो विलय पत्र है उस पर आप हस्ताक्षर करें, क्योंकि यह बात सत्य है कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुए थे। अभी भी 3 चीजें अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी थी: विदेश, संचार और रक्षा। डिफेंस उनके हाथ में था, सेना हमारी थी, बट सुप्रीम कमांडर माउंटबेटन था। तो सुप्रीम कमांडर जब तक आदेश नहीं देगा तब तक सेना हम भेज नहीं सकते थे। माउंटबेटन का यह कहना था कि आप क्यों भेजोगे, वो एक स्वतंत्र देश है जिसके पास अपनी सेना है, सब कुछ है, वो स्वतंत्र रहने का निर्णय उसका है। आप अगर भेजते हो मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ रहे हो, और भारत अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं लड़ सकता तब तक जब तक कि ब्रिटेन उसका सुप्रीम कमांडर है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही तो, ब्रिटेन यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है जो कहता है कि विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। माउंटबेटन कहा नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब तक साइन नहीं होगा मैं नहीं दूंगा अनुमति। वीपी मेनन ने कहा एक ही चीज है। राजा हरि सिंह ने बोला कि ठीक है मैं करूंगा सिग्नेचर। अब जाकर के इतने समय बाद इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तब राजा जागा, बोले नहीं हाँ ठीक है मैं साइन करूंगा। तो आज के जमाने के जैसे थोड़ी था कि व्हाट्सएप कर दिए, प्रिंट आउट वही निकाल लेना यार, है? ऐसा तो था नहीं। वीपी मेनन कहा जाता है कि ये बारामूला में, अच्छा राजा यहां से भाग करके कहा चला गया, श्रीनगर, है ना, वहां से भाग करके जम्मू चला गया है। अब वहां पर जाकर के वो बैठा हुआ है और पूरी गाड़ी ले गया। वीपी मेनन के पास जाने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, एक खटारा जीप थी जिससे ले दे करके लटपट वो भागे, एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से दिल्ली आए। दिल्ली में फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लिया। एक्चुअली एक फॉर्मेट था जो सभी रियासतों के लिए एक था, अलग अलग रियासतों के लिए अलग अलग टाइप नहीं हुआ था, बस जो रियासत का शासक है वो अपना नाम भरता था और सिग्नेचर करता था। हा? तो ये आए 26 अक्टूबर को, और 26 अक्टूबर 1947 को लेकर के पहुंचे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और 26 अक्टूबर 1947 को शाम को राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और इस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर किया, वो भी शाम को, क्योंकि आने जाने में टाइम लगा। 26 अक्टूबर। अच्छा, विलय पत्र ऐसा नहीं था कि राजा ने साइन कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। विलय पत्र एक्सेप्ट होना जरूरी था, और एक्सेप्ट कौन करेगा? तो एक्सेप्ट करेगा माउंटबेटन, जो सुप्रीम कमांडर था उस समय, भारत का वायसराय वही था। तो यहां पर फिर 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने इसको स्वीकृत कर दिया, रात में ही, 12 बजे के बाद की रात में। शाम को हुआ, फिर लेकर क्या, तो रात तो हुई गया ना,
अब यहां से वीपी मेनन 26 अक्टूबर की शाम को सिग्नेचर करवा करके पहुंचे दिल्ली, और 26 अक्टूबर की शाम को जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा कहा जाता है, सुने भी होंगे आप, रील्स वगैरह में देखे भी होंगे, कि महाराजा हरि सिंह, उसका जो एडीसी था, अर्दली बोलते हैं जिसको, मतलब खाना वाना बनाने वाला, जो केयर टेकर्स होते हैं, उसको अपनी पिस्टल निकाल करके दिया और बोला कि अगर सुबेरे तुम उठो, और वही क्या करता था, सुबेरे जाकर के महाराज को जगाता था, चाय पानी पिलाता था, महाराज को जो करना होता था शुरुआत उसकी चेहरा देख करके होता था। तो उसने कहा कि ये पिस्टल तुम रखो, और अगर सुबेरे तुमको भारत की सेना की आवाज सुनाई ना दे और ऐसा लगे कि सेना नहीं आई है, तो मुझे उठाना नहीं, सीधा गोली मार देना मेरे को। तो उनसे मरने के बजाय तुम मार दो, ठीक है, उठाना नहीं, नींद नींद में मर जाऊंगा, बढ़िया, ठीक रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन अब इधर भारत आ गए, वीपी मेनन, सिग्नेचर है। माउंटबेटन कहता है कि कैसे, मतलब ये तो दबाव पूर्वक हो रहा है, कैसे किया जाए, दबाव में कहीं निर्णय लिया है, जनता के ऊपर थोपना ठीक नहीं है, हम सेना क्यों भेजें वहां पर। तो पटेल जी ने कहा कि क्यों नहीं भेजोगे, बेचारा मर रहा है वहां पर, जनता मर जाएगी, एक्सेशन पर साइन किया, पहले आप भेजो, उसको बचाया जाएगा। और कहा जाता है कि फिर भारतीय, क्योंकि एक ही जरिया था वहां पहुंचने का, और एयरलिफ्ट ही हो सकता था, रोड का और रेल का उस समय उतनी संचार व्यवस्था नहीं थी। तो भारत की वायुसेना के माध्यम से फिर भारतीय सेना वहां पर पहुंची। अब सेना जब वहां पर पहुंची तो इसी के बीच में एक और कहानी चलती है, मतलब सेना 27 अक्टूबर की भोर में 4 बजे लैंड कर गई, फिर राजा हरि सिंह उठा, मस्त चाय वाय पिया, खुश था वो, विकट पोगो देखा, फिर उसने, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो भारत की सेना जो है पहुंच गई। इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना चल रही थी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो घटना ऐसी है कि शेख अब्दुल्ला, अभी आप उमर अब्दुल्ला को देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिताजी फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। ही वॉज अ वेरी स्कॉलर पर्सन, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। 1946 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद गए जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने नौकरी की जब तलाश की तो वहां पर नौकरी नहीं मिली, क्योंकि महाराजा हरि सिंह का शासनकाल था। उसने कहा, मतलब हिंदुओं को ही नौकरी मिलेगी, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं दिया उसने, नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो शेख अब्दुल्ला ने, एक तरफ इधर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला दिया, मतलब महाराजा के लिए कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया कि तुम कश्मीर छोड़ दो, क्योंकि 70% आबादी तो हमारी मुस्लिम है और हमको ही नौकरी नहीं दे रहा। और बोलचाल और बोलने का तरीका ऐसा था कि जनता मंत्रमुग्ध होते चली गई, और कश्मीर की बहुतायत आवाम ने अपना एक नेता स्वीकार कर लिया जिसको शेख अब्दुल्ला कहा गया। अच्छा, शेख अब्दुल्ला की सोच अलग थी। शेख अब्दुल्ला समाजवादी था, वो धर्मनिरपेक्ष था, मतलब शेख अब्दुल्ला का कहना यह था कि समाजवाद को बढ़ावा देंगे, मतलब सरकार गरीबों की बने, इस टाइप से। मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था, वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में विलय, शेख अब्दुल्ला। और ऐसा कहते हैं कि जब नेहरू जी, जब महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी और जब बार बार कश्मीर में जाना हुआ और कश्मीर के लोगों से मुलाकात हुई, तो कश्मीर का जो सबसे बड़ा नेता था शेख अब्दुल्ला, उससे ही मुलाकात हुई। तो शेख अब्दुल्ला के विचार बहुत हद तक नेहरू जी के विचार से मिले, क्योंकि दोनों ही समाजवादी सोच रखते थे, सोशलिस्टिक सोच रखते थे। तो विचारधारा के लेवल पर दोनों एक लेवल पर थे। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसको क्या करके रखा था, कैद करके रखा था। महाराजा हरि सिंह, क्योंकि वो पसंद नहीं करता था, उसने कैद करके रखा था। तो जिस समय पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था 26 अक्टूबर 1947 को, तो नेहरू जी ने कुछ शर्तें रखी। नेहरू जी ने शर्त रखा कि पहली बात, शेख अब्दुल्ला को स्वतंत्र किया जाए। दूसरी बात, जब स्वतंत्र हो जाए, इनसी पीरियड चल रहा है, मतलब जो युद्ध चल रहा है, तो उस समय आप नहीं, सेना की कमान या जो वहां पर प्रशासन होगा वो शेख अब्दुल्ला को देखने दिया जाए, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा
शेख अब्दुल्ला को पसंद करेगी, आपको पसंद नहीं करेगी। और कहा जाता है जब भारतीय सेना लैंड करती है वहां पर जम्मू कश्मीर में, तो उसका स्वागत भी शेख अब्दुल्ला ने ही किया। और शेख अब्दुल्ला ने भारतीय सेना का पूरा समर्थन किया, जनता का समर्थन जुटाया, और जो आजाद कश्मीर फौज थी उसको खदेड़ने में काफी ज्यादा इन्होंने उठाया, बहुत समर्थन प्राप्त किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की शेख अब्दुल्ला ने। और इस तरीके से आपका हटाने में प्रयास रहा शेख अब्दुल्ला का। उसके बाद तो फिर संविधान वाली चीजें शुरू हो जाती हैं और इस तरीके। अब इस बीच में एक भाषण आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और यह भाषण है 2 नवंबर 1947, और यही पूरा टर्निंग पॉइंट है। 2 नवंबर 1947। अच्छा, इसके पहले क्या होता है देखो, जब शेख अब्दुल्ला साथ दे रहे हैं, भारत की सेना पहुंच गई है और भारतीय सेना आजाद कश्मीर फौज को खदेड़ते खदेड़ते ले गई उधर पीओके तक, आज का जो पीओके मुजफ्फराबाद तक लेकर के चली गई। तो उस समय अब क्योंकि सेना को पीछे रखने से कुछ होगा नहीं, तो जिन्ना ने, जैसे भारत में वायसराय था माउंटबेटन, वो सर्वोच्च कमांडर था सेना का ब्रिटेन की तरफ से, वैसे ही पाकिस्तान के लिए ओकिन लेख करके एक ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर था, ओकिन लेख। जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की सेना को उतारिए भारत की सेना के खिलाफ। तो ओकिन लेख ने कहा मैं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले पहली बात, भाई आप क्यों उतारेंगे पाकिस्तान की सेना को? स्वतंत्र देश है कश्मीर, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, भारत का नियंत्रण है, और वहां पर आक्रमण हुआ तो भारत उसको खदेड़ रहा है। उसमें दूसरे देश का इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। एक रीजन, इसलिए नहीं भेज सकते। दूसरा, पाकिस्तान भी ब्रिटेन के नियंत्रण में है, भारत भी ब्रिटेन के नियंत्रण में है। अगर हम पाकिस्तान की सेना भेज दें उधर भारत की सेना के खिलाफ, तो ब्रिटेन से युद्ध हो जाएगा। एक देश अपने से कैसे लड़ सकता है? हम नहीं भेज सकते। और तीसरा, हम शांति के मार्ग पर चलेंगे, हम यूएनओ की स्थापना क्यों किए? तो मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो जिन्ना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर जिन्ना ने फोन लगाया माउंटबेटन को, और माउंटबेटन फोन लगा के बोला कि आप लोग लाहौर आओ और कश्मीर मुद्दे पर अपन बात करें। यह गलत है। जिन्ना ने स्वीकार करने से मना कर दिया, जो विलय पत्र था उसको मानने से इनकार कर दिया। तो माउंटबेटन, नेहरू, पटेल जी भी थे, बोले कि चलते हैं, क्या है इसमें, मिल के आते हैं। पटेल जी बोले क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। भाई क्यों जाएंगे? सिग्नेचर किया कश्मीर ने, आक्रमण किया किसी और ने, है? हमने तो कुछ किया नहीं। दूसरी बात, उसको बात करना है वो यहां, हम क्यों जाएंगे वहां पर? बात सच्चाई थी। तो खुजाल उस तकलीफ उसको है, तकलीफ उसको है, बुला हमको रहा है ना। नेहरू जी बोले अरे हो आते हैं। नहीं जाएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था पटेल जी का। उसी बीच में 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन चले गए। नेहरू जी पटेल नहीं गए, माउंटबेटन चले गए। और जिन्ना ने कहा कि मैं इस विलय पत्र को नहीं मानता, जनता से पूछा नहीं गया है। और उसको मैं शुरुआत में ही बोला था, वो इस बात के लिए आश्वस्त था कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में विलय चाहे, क्योंकि 70% ज्यादा आबादी मुस्लिम थी, तो जनमत संग्रह होना चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा कि अगर परिस्थितियां जब बदलेंगी, शांतिपूर्ण होंगी, तब जनमत संग्रह। अभी तो परिस्थिति ही नहीं है जनमत संग्रह करवाने। आधे से अधिक आबादी को मार दिया गया है। जनता इस माइंडसेट में है ही नहीं कि जनमत संग्रह में भाग ले सके। शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी तब करेंगे। इतनी बात हुई, माउंटबेटन ने समझा दिया। इसी बीच में ये 2 नवंबर 1947 का भाषण, जो एक भूल हुई बोलना चाहिए या भूल नहीं होना चाहिए, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति की सोच है। नेहरू जी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर के काफी ज्यादा वो रहते थे, कॉन्शियस थे। उनको ऐसे लग रहा था कि विलय पत्र पर जो सिग्नेचर किया है, विश्व ऐसा ना कहे कि भाई दबाव में तो नहीं कर दिया है ना, मरता क्या ना करता वाली स्थिति मत हो। तो वहां की जनता से भी पूछ ही लेना चाहिए।
और 2 नवंबर 1947 को अपने भाषण में नेहरू जी ने कह दिया कि जैसे ही व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो हम कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे और जैसा कश्मीर की जनता चाहेगी उस प्रकार से कार्य होगा। और यहीं से पकड़ लिया इन लोगों कि जनमत संग्रह करवाओ, ये सारी चीजें समझ रहे हो। और ये चीजें चल रही हैं, युद्ध चल रहा है। 2 नवंबर 1947 को इन्होंने घोषणा कर दिया। अब मुद्दा यहां पर यह अटक गया कि युद्ध रुक नहीं रहा है, हम खदेड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में 31 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मामले को यूएनओ में प्रस्तुत कर दिया, यूएनओ में कंप्लेन कर दिया 31 दिसंबर 1947। समझ रहे हैं? मतलब 31 दिसंबर 1947 को ये जो कश्मीर विवाद था ये यूएनओ के समक्ष ला दिया गया और यहीं से यूएनओ की भूमिका शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बात समझना बेटा, जब भी कोई देश अपनी समस्या को यूएनओ में रखेगा तो याद कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में जब पढ़ाया तो बताया था किसी विवाद का निपटारा यूएनओ यूएन चार्टर के चैप्टर 6 और 7 के तहत करता है। तो निपटारा 6 और 7 के तहत होता है, मतलब 6 और 7 के तहत ही कोई देश विवाद लेकर के जाएगा तब तो होगा। भारत ने इस मुद्दे को यूएनओ के समक्ष चैप्टर 6 के तहत रखा था, चैप्टर 6 के तहत। और चैप्टर 6 और 7 में डिफरेंस है। चैप्टर 6 ये कहता है कि इफ एनी डिसीजन इज टेकन बाय यूएनओ इन कंसर्न विथ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट इट शैल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द कंसर्निंग नेशन। मतलब चैप्टर 6 ये कहता है कि अगर कोई विवाद लाया गया आपका समक्ष यूएनओ के और अगर यूएनओ उसको नहीं मानता है, मतलब यूएनओ अगर कोई निर्णय दे देता है तो जो देश है निर्णय को मान भी सकता नहीं, मतलब उसके ऊपर लिबर्टी रहेगी। चैप्टर 7 के तहत अगर कोई चीज आएगी तो मानना मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब उस देश को मानना पड़ेगा। तो यहां एक चीज ये थी कि चैप्टर 6 के तहत ये मामला यूएनओ गया, इसका मतलब अगर यूएनओ का कोई डिसीजन आता भी है तो ये हमारे लिए अबाइडिंग नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। तो चैप्टर 6 के तहत इन्होंने कर दिया और जैसे ही किया तो उसके बाद 20 जनवरी 1948 को यूएनओ ने एक मध्यस्थता आयोग का गठन कर दिया। ठीक है ना, मीडिएशन कमीशन, यूएन मीडिएशन कमीशन। मतलब दो देश लड़ रहे हैं तो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता, याद करो ना विवाद के निपटारे का तरीका बताया आपको, मध्यस्थता में किसी तीसरा, मतलब एक आयोग बनोगा, उसको भेज दिया जाएगा। सो बेसिकली मीडिएशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। शांति की व्यवस्था करने के लिए मध्यस्थता आयोग का गठन किया गया। ये मध्यस्थता करते रहा, इधर लड़ाई होते रहा, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद 21 अप्रैल 1948, 21 अप्रैल 1948 को इस आयोग ने जो भी रिपोर्ट दी उसके आधार पर यूएनओ की महासभा ने एक यूएन रेजोल्यूशन पास कर दिया, एक संकल्प पारित किया और यही संकल्प के आधार पर आज की वस्तु स्थिति है। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन वाज पास्ड। और इसमें 3 बातें। यूएन रेजोल्यूशन जो पास हुआ उसमें 3 बातें थी। एक था सीज फायर ऑर्डर, सीज फायर ही लिखेंगे इसमें, सीज फायर आदेश था। ठीक है, एक था ट्रूस ऑर्डर, ठीक है, और एक था आपका अदर। ये 3 इसके हिस्से थे। जो रेजोल्यूशन पास किया गया इसके 3 हिस्से थे, समझ? 3 हिस्से क्या थे? पहला सीज फायर, दूसरा ट्रूस ऑर्डर और तीसरा आपका अदर्स। सीज फायर ये कहता है कि दोनों देश सीज फायर करेंगे, युद्ध रोक देंगे, और जिस समय सीज फायर लागू होगा
जो सेना जहां पर है वहीं तक उस देश का अधिकार होगा। समझे मेरी बात? लिखना पड़ेगा इसको आपको। मतलब सीज फायर ऑर्डर ये कहता है कि युद्ध विराम हो जाएगा, और जहां पर युद्ध विराम होगा, मतलब जैसे ही सीज फायर लागू होगा तो सेना की स्थिति से उस देश की अधिकारिता तय हो जाएगी। मतलब वो देश कहां तक है, कश्मीर पर उसका हक कहां तक है, जहां सेना है वहीं तक। समझ रहे हो? और आपको पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 1947 को दोनों देशों ने घोषणा किया कि वो सीज फायर करेंगे। सॉरी 31 दिसंबर 1948 को दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर दी, और सीज फायर जो है वो 1 जनवरी 1949 से लागू है। इसी को आप बोलते हैं 49 के सीज फायर। 1 जनवरी 1949 से सीज फायर लागू हो गया। अब जब सीज फायर लागू हुआ तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहां तक जो सेना, भारत की सेना यहां तक बची थी, मतलब जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा, और ये बस बच गया था 1/3 हिस्सा। जैसे गए ये यहीं पर क्या हो गया, इसी को बोल दिया गया एलओसी। यही दोनों के बीच का बंटवारा हो गया, और एलओसी तक भारत है और उसके ऊपर क्या है आपका पाकिस्तान। इस एरिया को आजाद कश्मीर कहता है, भारत उसको पीओके, भारत उसको विधिक दर्जा नहीं देता। ठीक। और कहा भी जाता है कि जब अप्रैल का रेजोल्यूशन था और दिसंबर में अपनाए, 2-3 महीना और रुक जाते तो 1-8 वजीरिस्तान भी ले आए रहते। हाँ, आप सोचो, हमने 31 दिसंबर 1948 को, अप्रैल 1948 के सीज फायर रेजोल्यूशन को वी हैड एडॉप्टेड इन 31 दिसंबर 1948। अब अगर यही मान लो कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते करते, तो हो सकता है कि बलूचिस्तान तो पक्का होता। कहां हम अपने पीओ, मतलब हमारे कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं छोटे छोटे रीजन। अब फिर हम अपना दिल भी बहुत, 1965 का वॉर देखे, हम पहुंच गए लाहौर तक, उनको छोड़ के चले आए। यूएनओ का रवैया बहुत भेदभाव था। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा लगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को उसके किए गए कार्य के आधार पर जज करते हैं। कभी मत करना हो, किसी व्यक्ति के एक्शन से उस व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। उस एक्ट के पीछे उसके इंटेंट से उसको जज करना चाहिए, उसकी किस नियत से उसने कार्य किया, है ना भाई। जिस समय उन्होंने ये डिसीजन लिया, युद्ध रुक नहीं रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की खराब हो सकती है, यूएनओ को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। और इसलिए कहा क्योंकि भारत में कौन बैठा है, माउंटबेटन, ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के चट्टे बट्टे, जो बोले एक दूसरे से सब साथ में होता था। और जैसे ही लेकर के गए हैं 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ में, जब मामले की सुनवाई होना शुरू हुआ है, ब्रिटेन पलट गया, अमेरिका पलट गया, दोनों साथ देने लगे पाकिस्तान। समझ रहे हो? तो आदमी क्या करे, सोचता है कि भाई भाई ये अपना साथ देगा और भाई धोखा दे दे। दुख तो लगा, क्या कर सकते थे, सहला ही सकते थे, तो सहला ही रहे हैं अभी तक। तो ये हुआ। तो ये 1 जनवरी 1949 को हमने सीज फायर लागू कर लिया, और वो बन गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी के उस पार का हिस्सा 1/3 रह गया, मतलब पाकिस्तान जो कश्मीर था, 2/3 कश्मीर हमारे पास में, 1/3 उनके पास में है। ठीक है, हो सकता है बहुत जल्द अपने ही पास में हो। तो ऐसा हो सकता, मतलब हुआ इस तरीके से आपका ये सारी चीजें हुई। अच्छा, ये जो था ना ट्रुथ ऑर्डर जो था, युद्ध विराम आदेश बोल सकते हैं, युद्ध विराम के पश्चात का आदेश बोल सकते हैं हिंदी में इसको, ट्रुथ ऑर्डर को। ये हमारे पक्ष में था। इसको 3 स्टेप में, या 3 बातें हैं इसमें। अगर इस ऑर्डर को आप समझेंगे तो 3 बातें हैं इसमें। पहली बात, ये जो ट्रुथ ऑर्डर है, मतलब जो युद्ध विराम आदेश है, ये कहता है क्योंकि पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया यूएनओ के समक्ष कि जो कबायलियों का आक्रमण था उसमें पाकिस्तान की सेना थी, स्वीकार किया मेजर अकबर ने। और जब स्वीकार किया तो ये ट्रुथ ऑर्डर ये कहता है
कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे लेगा। पहला आदेश। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि जो कबायली लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया, इससे दूसरा आदेश यह कहता है कि पाकिस्तान सेना को पीछे ले, सबसे पहले सेना को हटाएगा अपनी, उसके बाद इन जनजातियों से कश्मीर को भी खाली करवाएगा, मतलब इन्हें भी वापस लेगा, क्योंकि ये वहां से आक्रमण करने आए हैं, कश्मीर को छोड़ेंगे। और तीसरा यह कहता है कि जब ये दोनों आदेश का पालन हो जाए तो ये जो आयोग बना है, ये आयोग फिर यूएन को रिपोर्ट देगी कि हां हो गया है, और दोनों का पालन होने के बाद में फिर भारत जो है अपनी सेना को पीछे लेगा। पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, पाकिस्तान अपने कबायली लोगों को वापस ले, उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर भारत जो है हटाएगा। यही हमारे पक्ष में था, समझ रहे हो? और तीसरा अन्य जो है, यह कहा कि जब स्थिति बेहतर होगी तो भारत वहां पर क्या करवाएगा, जनमत संग्रह करवाएगा, और जनमत संग्रह के माध्यम से फिर डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। ये यूएन की भूमिका रही है, पूर्णतः पक्षपात, है ना? तो यूएन की भूमिका कोई बहुत सराहनीय नहीं रही भारत के संदर्भ में, कश्मीर विवाद के सुलझाने में, है ना? ऐसा होना चाहिए था कि भाई कश्मीर का जब विलय हो चुका है तो फिर जो जहां पर सेना है वो क्यों हिस्सा रहेगा दोनों का, है ना? भाई कश्मीर को पूरा भारत को सौंपना चाहिए। ठीक है, रही बात जनमत संग्रह कराने की, तो जब शांति व्यवस्था होगी उसमें देखेंगे। और जनमत संग्रह क्या है, वहां की जनता से पूछना। वहां की जनता का सबसे बड़ा नेता शेख अब्दुल्ला तो हमारे साथ में था, जो भारतीय सेना के साथ घूम रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? यहां तक ये आपका पेपर है, यहां से फिर आगे पॉलिटी शुरू हो जाती है, संविधान। फिर यहां से फिर आर्टिकल 370 की पृष्ठभूमि बन जाएगी 370 की। अब ये 1949 में लागू हो गया, 1 जनवरी 1949 से। जून 1949 में दिल्ली में 3 नेता मिलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी, 3, जिसको दिल्ली समझ कहा जाता है। दिल्ली समझौता 1952 में होता, दिल्ली समझ 1949। और ये वो समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के कगार पर था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया। तो जब हम ये कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ था, तो शेख अब्दुल्ला का यह कहना था कि जो आपने कहा है वो आप अपने संविधान में लिख दो तो जनता को भी और मुझे भी ऐसा लगेगा कि भाई बात सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत से एक भी सदस्य संविधान सभा में था नहीं जो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो स्वतंत्र देश था। तो इस दिल्ली समझ में फिर आपस में निर्णय हुआ, शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के प्रतिनिधि थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में, जिसको दिल्ली समझ, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। और इसमें तय हुआ कि 4 सदस्यों को जम्मू कश्मीर से विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा में मनोनीत किया जाएगा। और फिर 4 सदस्य, एक शेख अब्दुल्ला, नाम याद आ जाए तो, एक शेख अब्दुल्ला तो थे ही, और जैसे आज मोदी जी के बहुत करीबी अमित शाह है ना, दोनों दोस्त, वैसे अब्दुल्ला के करीबी थे अफजल बेग। ठीक, अफजल बेग। तो 2 ये हो गए। एक मोतीराम, एक सदस्य था जो हिंदू है ना, और एक मसूद। ये 4 सदस्य फिर शामिल हुए, है ना, 4 सदस्य इसमें शामिल हुए संविधान सभा में। शेख अब्दुल्ला, अफजल बेग, मसूद और मोतीराम। मोतीराम बागड़ा नाम था उनका। ये 4 लोग जो है वो शामिल हुए विशेष तौर पर। और इन चारों ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उस समय संविधान सभा में एक नया आर्टिकल, मतलब संविधान सभा में
वैसे तो आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए थे, तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 306A, 306A, 306A जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जब बाद में जब अवलोकन किया गया, जब संविधान को लागू किया जाना था, तो उस समय देखा गया कि संविधान में भाग 21 जो है वो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। संक्रमण काल उसको बोल रहे हैं जब भारत अपने इस ट्रांजिटिव फेज से डोमिनियन से इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक नेशन की ओर जब बढ़ रहा है। ये जो समय था शुरुआत का 10-20 साल का जो फेज था उसको संक्रमणकालीन कहा गया। तो भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्था थी। तो कहा गया भाई ये भी तो एक अस्थायी चीज है और संक्रमण काल में हम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बन जाएगी और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अपने लिए, अपने राज्य के लिए एक संविधान बनाएगी। तो फिर ले जाकर के इसको एक नया आर्टिकल, जब वो बनने की कगार पर ही था, उसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 370। तो जो 306A था वही आगे चल करके 370 बना और भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध में इसको शामिल कर दिया। ये 370 है। समझ में? समझ गए? 370 लिखाना थोड़ी पड़ेगा उसको, है? पड़ेगा? नहीं, सुनो सुनो। जनमत संग्रह क्या है, प्लेबिसाइट क्या है? जनता से पूछना। जब जनता इतने साल से विधानसभा के चुनाव में वोट डाल रही है, इतने साल से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में वोट डाल रही है, राज्यसभा के चुनाव में वोट डाल रही है, वहां से राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक आ रहे हैं, विधान परिषद है। इसका मतलब वो अपनी स्वेच्छा और अपनी सहमति भारत के संविधान में व्यक्त कर रहे हैं। तो अब किस चीज की जरूरत है प्लेबिसाइट की? प्लेबिसाइट है क्या? प्लेबिसाइट इज अ वोटिंग ना, उसमें वोट करवाएंगे, पूछेंगे आप किसकी तरफ। तो यहां तो लाखों करोड़ों की आबादी की जो जनता है वो वोट कर रही एवरी ईयर, मतलब एवरी 5 ईयर्स। तो अब प्लेबिसाइट की क्या जरूरत है? मैं भारत का पक्ष रख रहा हूं। हाँ, मैं भारत का पक्ष रख रहा हूं। तो मैं तटस्थ होकर के भारत का पक्ष, मैं बता रहा हूं भारत ने कभी जबरन किसी को कुछ नहीं किया है। आप पढ़ो वर्ल्ड हिस्ट्री, आप भारत के इंटेंट को पढ़ो। भारत ने कभी किसी के ऊपर, हम तो अब बोल भी नहीं रहे थे कश्मीर को, कश्मीर ने हमसे मदद मांगी। टेक्निकल बात यह थी कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं हो, स्वतंत्र देश, हम कैसे उसकी मदद करें? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में पड़ जाते। माउंटबेटन के कहने पर कि भाई ये एक तरीका है, आप मदद कर, हम तो मदद करने के लिए गए, वही एक तरीका ही था। हमने तो लास्ट तक कुछ नहीं कहा कि भाई तुम यही करो। तो वाह, तो भैया किसी की जान बचाओगे तो आपको, कोई आपकी जान बचाए तो आप उसके होना नहीं चाहोगे, मतलब नहीं तो राजा हट गया ना, राजतंत्र कहां है? तो लोकतंत्र है ना वहां भी। भाई हमने इसलिए तो 370 जोड़ा, हमने उनको पूरी सहूलियत दी, सारी चीजों को जोड़ा, अस्थायी तौर पर जोड़ा। 370 जब जोड़ा गया उसी में बहुत सारी बातें हैं। अब 370 बताने बैठूंगा तो फिर संविधान शुरू हो जाएगा, फिर आपको भाग 7 पहले पढ़ाना पड़ेगा। बताऊं? आगे बताऊं? नहीं बताऊं? हाँ हाँ, बोल बोल। तो बोला तो है, हमने कहां करवाया? तो कैसे बोलेगा भाई? इधर मार काट हो रहा है, कहां से जनमत संग्रह होगा? बेटा पढ़ रहे हैं तो हमको स्थिति समझ में नहीं आ रही। पढ़ रहे हैं ना तो हम फैक्ट्स देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। अरे जो जिसके ऊपर बीता है, सोचो तो, सुबह शाम का भरोसा नहीं है, वहां जनमत संग्रह करवाओगे? हैं? जो अधिकारी वो भी तो इंसान है ना। जब इस तरीके की चीजें होती तो किसकी चलेगी? कौन का है का अधिकारी उसके बाद?
तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना भाई। हमने कहीं कोई गलत नहीं किया अपन लोगों ने। अब वो अभी इसके बावजूद भी मैं मतलब अगर बताऊं आपको तो भारत में केवल ब्रिटेन ही नहीं था ना, ब्रिटेन के बाद पुर्तगाल और फ्रांस भी अभी है भारत में। हम ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे, पुर्तगाल और फ्रांस थे भाई। पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे है, ये सब तो फ्रांस के अंतर्गत में था। उसके बाद से दमन, दीव, दादर नागर हवेली, ये सब गोवा पुर्तगाल के अधीन था। हम यहां से कहां स्वतंत्र हुए थे? सोचो कितना जटिल बात था एकीकरण करना। तो हमने एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि हम लोगों को तो बहुत ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो वीपी मेनन थे, जो काम वो कर गए वरना वो होता नहीं। उन्होंने कहा फ्रांस को कि भाई देखो अब आप भी तय कर लो कैसे क्या करना है। तो कैसे होगा? तो फ्रांस को भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को मान लेंगे, मतलब फ्रांस इतना बड़ा देश, द्वितीय विश्व में जीता था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तो पूरी दुनिया मतलब भारत की पूरी जनता जहां पर उनका कब्जा है वो फ्रांस के प्रति समर्पित होंगे। फ्रांस बोला ठीक है प्लेबिसाइड करवाते हैं, तुम्हारे हक में तो तुम्हारे पास, नहीं तो हम रखेंगे उसको। प्लेबिसाइड हुआ, पौंडीचेरी में प्लेबिसाइड हुआ, 5,000 वोट इंडिया को पड़े, 114 वोट बस मिला था फ्रांस को। तो फ्रांस समझ गया मेरे यहां चलेगा नहीं, तो पौंडीचेरी अपना। उसके बाद वैसी यनम और माहे ये जो थे विद्रोह कर दिया जनता ने, भारत में मिलेंगे। कराईकल में वापस से प्लेबिसाइड करवाया, फिर भारत जीत गया उसमें। तो इस तरीके से पौंडीचेरी गया। पुर्तगाल का सुनोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा। पुर्तगाल कैसे गया? पुर्तगाल दमन और दीव है ना, तो पहले जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। दमन, दीव, दादर नागर हवेली, तो एग्जैक्टली दादर नागर हवेली से पास मिलता है दीव जाने के लिए। तो दादर नागर हवेली और दीव के बीच में, भाई दादर नागर हवेली और दीव के बीच का हिस्सा तो भारत का है। दमन उसका, दीव उसका, दादर उसका, गोवा उसका, लेकिन बीच का रास्ता तो भारत का है। तो जनता ने विद्रोह कर दिया। गोवा की, सॉरी, पुर्तगालियों की पूरी सेना गोवा में थी। सेना को जाए कैसे? तो भारत ने बोला हम रास्ता नहीं देंगे। हम क्यों देंगे भैया? और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, और जनता ने इतना कूटा अलग अलग जगह पर इन लोगों को कि जनता स्वयं वहां पर ये थक हार करके बोले, यूएन पहुंच गया पुर्तगाल कि भारत हमको पास नहीं दे रहा है। तो भारत ने कहा हम क्यों पास देंगे बताओ? समझ रहे हो? तो ये तो स्थिति रही है। कितना सोचोगे? देश का एकीकरण करने के लिए कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा, आप केवल सिद्धांतों पर ही नहीं चल सकते ना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी हमारा हिस्सा नहीं था, वो तो 3 था ना, वो लक्काद्वीप, मिनी कॉय, कावारत्ती, ये सब 3 अलग अलग चीजें थी। और वो 100% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया और पूर्णतः ट्राइब एरिया, ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया। अब वहां पर पटेल जी जानते थे कि ये जैसी जिन्ना पता चलेगा ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वो पहुंच जाएगा अपना झंडा गाड़ने। तो उन्होंने तुरंत अपनी नौसेना को फोन किया, जाओ भारत का झंडा गाड़ दो वहां पर। तो भारतीय नौसेना पहुंची, वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। तो जनता ने पूछा, लक्षद्वीप वाली जनता ने, ये क्या है? बोले भारत है। अब से तुम भारत में आ गए। तो बोले हम तो यही है। बोले नहीं, अब तुम्हारा देश भारत, और हम झंडा गाड़े उसके आधे घंटे बाद जिन्ना अपनी नौसेना को भेजा था। अगर हम आधा घंटा की जगह 1 घंटा बाद पहुंचते ना, तो वो पाकिस्तान में होता है। किसी को क्या फर्क पड़ा है? समझ रहे हो? देश का एकीकरण एक बहुत कठिन चुनौती है। ये यूएन की भूमिका थी, और इस तरीके से कश्मीर समस्या जितनी सुलझनी चाहिए थी, जितना बहुत आसानी से इसका हल निकाला जा सकता था, उतना आसान भी नहीं था। बट जो टेक्निकल चीजें हुई उसके आधार पर अगर निर्णय निकाला जाता तो काफी अच्छा इसका निर्णय निकलता, ठीक। लेकिन ऐसा हो न सका। यूएन जो है कश्मीर मुद्दे पर कम से कम पूरी तरीके से सफल न हो सका, और ये मुद्दा आज भी उलझा हुआ है। अब 1949 में युद्ध लड़ लिए, 65 में लड़ लिए, 71 में लड़ लिए। ज्यादा हमारा लेना चार था, हम उसका दूसरे को दे दिए, बांग्लादेश। 1971 का युद्ध हो गया, 99 में कारगिल भी लड़ लिए। बस यही चीज है।
भारत पाकिस्तान। समझे? चलो कल मिलते हैं। टाटा।